हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो हम सब लोग आज फिर से ईडीयू-टेरिया का क्वेश्चन करेंगे। आज सेट नंबर होगा 27। ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जो कि 5000 प्लस क्वेश्चन का ये सेट है। सभी क्वेश्चन मिला के 5000 प्लस क्वेश्चन आता है और यह सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। यह बहुविकल्पिक प्रश्न होता है और सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह एनसीईआरटी पर खास करके एनसीईआरटी पर आधारित ये सेट रहता है और सभी सब्जेक्ट्स से रिलेटेड ये रहता है, जैसे कि हो गया हिस्ट्री, हो गया पॉलिटी, हो गया ज्योग्राफी, हो गया साइंस, हो गया सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। और सभी एग्जाम के लिए ऑल स्टेट पीसीएस हो गया, बीएसएससी हो गया, बीपीएसएससी हो गया, एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, बैंकिंग हो गया, सीडीएस, एनडीए, अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण ये होता है। तो हम सब लोग आज देखते हैं सेट नंबर 27 में क्या कहता है। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। सेट नंबर 27 में आज देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सब लोग स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? बराबर की गुफाओं में कौन एक नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 में है सुदामा गुफा, ऑप्शन बी में है नागार्जुनी, ऑप्शन सी में है कर्ण चौपर और ऑप्शन डी में है विश्व झोपड़ी। तो बताइए इसमें से कौन जो है बराबर की गुफाओं में से नहीं है? बराबर की गुफाओं कौन निर्मित किया था? सम्राट अशोक ने किया था बराबर की गुफाओं निर्मित। ये भी कभी कभी पूछ देता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागार्जुनी गुफा जो है ये बराबर की गुफाओं में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो एक का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे? किस जैन तीर्थंकर के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे? ऑप्शन ए में है ऋषभदेव, ऑप्शन बी में है अजीतनाथ, ऑप्शन सी में है पार्श्वनाथ और ऑप्शन डी में है अरिष्टनेमी। बताइए किस तीर्थंकर के अनुयायी निग्रंथ कहलाते थे? तो पार्श्वनाथ के जो तीर्थंकर थे उसके अनुयायी जो है निग्रंथ कहलाते थे। देखिए आगे का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें कहता है कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? ऑप्शन ए में है बुलर झील, ऑप्शन बी में चिल्का झील, ऑप्शन सी में पुलिकट झील, ऑप्शन डी में पेरियार झील। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा चिल्का झील। ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा चिल्का झील। क्वेश्चन नंबर 3 का चिल्का झील हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत की सबसे तटीय झील कौन सी है? चिल्का झील। 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीपों में सम्मिलित देशों की कुल संख्या कितनी है? भारतीय उपमहादेशों में सम्मिलित देशों की संख्या कितनी है? तो देशों की संख्या है इसमें 5 देश है। उपमहाद्वीप में 5 देश है भारत के उपमहादेश में। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? धौलाधर एवं मसूरी हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो धौलाधर और मसूरी जो है हिमालय के लघु श्रेणी के अंतर्गत आता है। कौन? लघु श्रेणी, लघु हिमालय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर सी 5 का सही हो जाएगा। अब देखिए 6 नंबर में क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से किस द्वीप को अग्री द्वीप के नाम से भी जाना जाता है? अग्री द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? तो आइसलैंड द्वीप को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा आइसलैंड द्वीप। आइसलैंड द्वीप को अग्री द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। 6 का ऑप्शन सी हो जाएगा सही, 6 का ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर में, मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? मुंबई हाई में ओएनजी के द्वारा तेल उत्पादन की शुरुआत पहली बार कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974 में की गई थी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 7 का। 8 नंबर में कहता है, किस मिट्टी में कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? तो बताइए कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावशाली किस मिट्टी में होती है? ऑप्शन ए में लोम मिट्टी, ऑप्शन बी में बलुई मिट्टी, ऑप्शन सी में चिकनी मिट्टी और ऑप्शन डी में है सभी। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 8 का? तो 8 का सही आंसर हो जाएगा बलुई मिट्टी में जो होता है, बलुई मिट्टी में ये कैपिलरी की क्रिया सबसे अधिक प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का क्वेश्चन कहता है, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? बताइए अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ये तो सभी को पता है 1962 में की गई थी। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1962 में सबसे पहली बार। तो ऑप्शन नंबर बी 9 का सही हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है, इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाला जो पहला समाचार पत्र है वो है द हिंदू। द
हिंदू जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर में कहता है वन महोत्सव की शुरुआत किसने की थी? तो वन महोत्सव की शुरुआत जो है वो ऑप्शन नंबर ए में है राजेंद्र सिंह, ऑप्शन नंबर बी में सुंदर लाल बहुगुणा, ऑप्शन सी में के एम मुंशी और ऑप्शन डी में है मेधा पाटेकर। तो वन महोत्सव की शुरुआत जो हुआ था वो के एम मुंशी के द्वारा हुआ था, के एम मुंशी के द्वारा हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11 का सी हो जाएगा सही आंसर। अब देखिए 12 नंबर में क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वाधिक समस्यात्मक जलीय घास फूस है। बताइए विश्व में सबसे जो अधिक समस्या जलीय घास फूस कौन कहलाता है? तो 12 नंबर का जो है आइकोर्निया कहलाता है। क्या कहलाता है? आइकोर्निया। इसको डायरेक्ट याद रखिए, आइकोर्निया कहलाता है। 12 का सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 13 नंबर में कहता है इनमें से कौन सा निवेश बाजार से संबंधित नहीं है? देखिए बाजार से संबंधित इनमें से कौन सा निवेश नहीं? ऑप्शन ए में है कैरी फॉरवर्ड, ऑप्शन बी में है बाय बैंक, ऑप्शन सी में है डिपॉजिटरी, ऑप्शन डी में है पूंजी देनदारी प्रबंधन। तो बताइए 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन निवेश बाजार संबंधित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 13 का पूंजी देनदारी प्रबंधन। 13 का डी आंसर इसका सही हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा, पूंजी देनदारी प्रबंधन। 14 नंबर में कहता है जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन से होते हैं? तो ए नंबर में आरबीआई के गवर्नर, बी में प्रधानमंत्री, सी में है वित्त सचिव और डी में है वित्त मंत्री। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीएसटी परिषद के अध्यक्ष निम्न में से कौन होते हैं? तो 14 का आंसर हो जाएगा वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री होते हैं। 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए में है बिक्री कर, ऑप्शन बी में है निगम कर, ऑप्शन सी में उपहार कर और ऑप्शन डी में ए और सी दोनों। बताइए 15 का क्या आंसर हो जाएगा? तो 15 में जो है बिक्री कर जो होता है ना, बिक्री कर वो प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए 15 का सही आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर में देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न अर्थशास्त्रियों में किसने कहा था कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है? बताइए अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, यह किसने कहा था? तो अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है, यह मार्शल ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, मार्शल ने कहा था अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान है। 16 का बी हो जाएगा। 17 नंबर में कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? बताइए अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 131 और डी में है अनुच्छेद 76। बताइए इन चारों में से किस में जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 148 अनुच्छेद जो है ना वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। 18 नंबर में क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाली अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया? बताइए 8वां संविधान संशोधन, बी में 9वां संविधान संशोधन, सी में 10वां संविधान संशोधन और डी में 12वां संविधान संशोधन। बताइए सर 18 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 18 का आंसर हो जाएगा 12वां संविधान संशोधन के द्वारा। 12वां संविधान संशोधन के द्वारा भूतपूर्व पुर्तगाल अंतः क्षेत्र को भारत में शामिल कर केंद्रशासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। 18 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 नंबर में क्या कहता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के किन नियम में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो बताइए प्रक्रिया नियम समिति, संचालन समिति, वित्त मंत्री वित्त एवं कर्मचारी समिति और डी नंबर में अल्पसंख्यक समिति। बताइए इसमें से किस समिति के सदस्य राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, अध्यक्ष नहीं थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्पसंख्यक समिति के जो है ना अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं रहे हैं। अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद नहीं रहे। बाकी प्रक्रिया नियमन समिति, संचालन समिति और वित्त कर्मचारी समिति के अध्यक्ष ये रह चुके हैं राजेंद्र प्रसाद जी। तो 19 का आंसर हो जाएगा डी नंबर। 20 नंबर में कहता है ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को
शामिल करने की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1850, भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1892 और भारत परिषद अधिनियम 1909। बताइए इन चारों में से कौन होगा जो कि ब्रिटिश भारत में कानून निर्माण प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को भी शामिल करने का शुरुआत किया गया है? तो 20 का सही आंसर हो जाएगा भारत, 20 का क्या हो जाएगा? भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा जो ना भारत को भी कानून बनाने का अधिकार दिया गया, उसमें भी शामिल हो सकता है भारत, ये 1861 के अधिनियम के द्वारा कहा गया है। 20 नंबर का हो जाएगा 20 का बी हो जाएगा। अब देखिए 21 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायतों का चुनाव कराया जाता है? निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में पंचायत का चुनाव कराया जाता है? तो 21 का हो जाएगा अनुच्छेद 243 के अनुच्छेद 243 का के में ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था? भारत में संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम किसने रखा था बताइए? तो ये जो रखा था 22 का आंसर हो जाएगा M.N. राय ने रखा था, ऑप्शन नंबर ए। भारत में संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम M.N. राय ने रखा था। 23 नंबर का क्वेश्चन करता है, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान के किस देश से लिया गया है? बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होने का सिद्धांत भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो 23 का आंसर हो जाएगा, ये जो लिया गया है कनाडा से लिया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कनाडा। अब 24 में कहता है कि चंद्रगुप्त ने शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है? क्वेश्चन समझिए, चंद्रगुप्त के शत्रुओं के विरुद्ध चाणक्य ने जो चालें चली उनकी विस्तृत कथा निम्न में से किसमें मिलती है? तो वो जो है किसमें मिलती है? ये मुद्रा राक्षस में मिलती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत लोग अर्थशास्त्र मारेंगे लेकिन अर्थशास्त्र नहीं होगा, मुद्रा राक्षस से मिलती है। किससे मिलती है? मुद्रा राक्षस से। 24 का डी हो जाएगा। 25 में हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? हड़प्पा लिपि में बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये जो प्राप्त हुआ है धौलावीरा से प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर में क्वेश्चन कहता है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किस का लेख मिलता है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति वाले स्तंभ पर निम्नलिखित में से किसका लेख मिलता है? 26 नंबर का आंसर हो जाएगा जहांगीर का लेख मिलता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसका मिलता है? जहांगीर का मिलता है। 27 नंबर के देखिए, खजुराहो मंदिर का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म से है? तो खजुराहो मंदिर का जो है संबंध वो देखिए, ये जो 2 धर्म से संबंधित है, पहला तो हिंदू धर्म से संबंधित है और दूसरा जैन धर्म से संबंधित है। हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, बी प्लस सी दोनों। खजुराहो मंदिर का संबंध हिंदू धर्म और जैन धर्म दोनों से संबंधित है। 28 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि द्वितीय संगम का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया था? तो द्वितीय संगम का आयोजन जो है वो कपाटपुरम में कराया गया था, कपाटपुरम में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। द्वितीय संगम का आयोजन कपाटपुरम में कराया गया था। गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला सुल्तान कौन था? गुलरुखी शीर्षक से पारसी कविताएं लिखने वाला जो सुल्तान था वो सिकंदर लोदी था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सिकंदर लोदी था। 30 नंबर में क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था? अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा किसने घोषित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्जन ने घोषित किया था, लॉर्ड कर्जन ने अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित किया था। अब देखिए कहता है 31 नंबर में कहता है क्या कि व्यापारिक संबंधी बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के निम्न विषय हैं। ऑप्शन ए में है व्यापार मार्का, ऑप्शन बी में है औद्योगिक परिरूप, ऑप्शन और 3 नंबर में भौगोलिक संकेत और 4 नंबर में श्रमिक मानक। बताइए, ऑप्शन ए में है केवल 1, ऑप्शन बी में केवल 1 और 2, ऑप्शन सी में 1, 2, 3 और ऑप्शन डी में है उपर्युक्त में से सभी। बताइए इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से सही आंसर हो जाएगा
1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर सी। व्यापारिक मार्का है, औद्योगिक परिरूप है और भौगोलिक संकेत है। श्रमिक मानक जो है बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के विषय नहीं है। अब देखिए 31 नंबर हो गया। अब चलते हैं 32 नंबर क्वेश्चन में। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। फकीर विद्रोह, बताइए फकीर विद्रोह जो हुआ कहाँ हुआ था, और कूका विद्रोह कहाँ हुआ था, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ और खांसी विद्रोह कहाँ हुआ, बताइए। तो सबसे पहले देखिए फकीर विद्रोह, तो ये तो बंगाल में ही हुआ था। फकीर विद्रोह बंगाल में हुआ था। और कूका विद्रोह ये तो पंजाब में हुआ था। कूका विद्रोह पंजाब में, और मोपला विद्रोह केरल में हुआ था, और खांसी विद्रोह असम में हुआ था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 नंबर का क्वेश्चन है, वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक जो थे वो लेडी सदाशिव अय्यर थे। कौन थे? सदाशिव अय्यर थे। सदाशिव अय्यर। वीमेंस इंडिया एसोसिएशन के संस्थापक लेडी सदाशिव अय्यर थे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 33 का। और 34 नंबर में कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ऑप्शन ए में कोरोमंडल, ऑप्शन बी में नाइटर, ऑप्शन सी में सिलेसाइटाइन, ऑप्शन डी में कीसेराइट, बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर ए कोरंडम, ये एल्युमिनियम का अयस्क है। 35 नंबर में कहता है, पुराने तेल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। पुराने तेल चित्रों के रंगों का फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसका जो प्रयोग किया जाता है 35 में, तो 35 का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन परऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 36 नंबर में कहता है, आवर्त सारणी में किस ब्लॉक के सभी तत्व धातुएं हैं, बताइए। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, एफ ब्लॉक और बताइए कौन है 36 का। तो 36 का जो है सभी जो है धातुएं हैं। एस और एफ ब्लॉक का सभी तत्व धातुएं हैं। 36 का डी हो जाएगा इसका सही आंसर। एस ब्लॉक और एफ ब्लॉक की सभी तत्व धातुएं हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 36 नंबर। सैंतीस नंबर कहता है, निम्नलिखित में से किस रूप में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भारतीय संदर्भ में अधिक उड़नशील कहा जा सकता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्यात आय, ऑप्शन बी अनिवासी भारतीय जमाएं, ऑप्शन सी विदेशी पोर्टफोलियो निवेश और ऑप्शन डी बी तथा सी दोनों। बताइए इसमें क्या आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 37 का डी नंबर, बी तथा सी दोनों हो जाएगा। मतलब अनिवासी भारतीय जमाएं और विदेशी पोर्टफोलियो निवेश। 38 नंबर में कहता है, एक लेंस में +2 डायोप्टर की शक्ति है, लेंस की किस्म, प्रकृति और इसकी फोकस लंबाई क्या होगी। तो बताइए अगर शक्ति प्लस में है तो ये जो होगा सबसे पहले तो समझ लीजिए उत्तल लेंस होगा। 38 में जो कहता है कि +2 डायोप्टर, अगर शक्ति उत्तल लेंस होगा तो उत्तल लेंस हो जाएगा। अब देखिए प्रकृति और इसकी फोकस लंबाई क्या होगी। तो फोकस लंबाई हो जाएगी 2 है, तो इसका हो जाएगा 38 का आंसर हो जाएगा ए। P बराबर होता है 1/f। इस पर आप बैठा लीजिए, ये बन जाएगा। 39 नंबर में कहता है कि दबाव बढ़ने से बर्फ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। दबाव बढ़ने से बर्फ का गलनांक क्या होता है। तो ये घटता है। 39 का हो जाएगा बी नंबर, ये क्या होता है, घटता है। 40 का, पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन में किया जाता है। तो पायरोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से ये उच्च तापमान के लिए प्रयोग में किया जाता है, उच्च तापमान के प्रयोग में किया जाता है। 41 नंबर में क्वेश्चन कहता है कि उत्पादक कीमत सूचकांक मापता है। उत्पादक कीमत सूचकांक क्या मापता है। तो ये जो है उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत परिवर्तन को, ये ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के औसत को परिवर्तन को मापता है। 41 का ए नंबर हो जाएगा। अब देखिए लास्ट का 9 क्वेश्चन बचा हुआ है। 42 नंबर में कहता है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। तो ये तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए होता है। 42 का नंबर ए हो जाएगा सही आंसर।
43 नंबर में कहता है लाल रक्त कोशिकाएं की औसत आयु कितनी होती है? तो लाल रक्त कोशिकाएं की औसत आयु 120 दिनों की होती है। निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी है? तो देखिए इसका ऑप्शन है केंचुआ, जोंक, नेरिस और एस्केरिस। बताइए एक लिंगी इसमें से कौन है? तो एस्केरिस जो होता है ये एक लिंगी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 45 नंबर में कहता है मिलान कीजिए। 45 नंबर में कहता है मिलान कीजिए सूची 1 से सूची 2। देखिए लाइपेज जो है यह वसा विघटन एंजाइम है। लाइपेज वसा विघटन एंजाइम होता है लाइपेज। और एमाइलेज जो होता है, एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है एमाइलेज। और इरेप्सिन जो होता है, इरेप्सिन का ये देखिए पॉलीपेप्टाइन को अमीनो अम्ल में बदलता है। और ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का पाचन करता है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। इस तरह से हम सब लोग ये देख लिए। तो इस तरह से 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। देखिए लाइपेज जो होता है वसा विघटन एंजाइम है। और एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। इरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलता है। और ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। 46 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य शरीर में हीमोग्लोबिन का है? बताइए हीमोग्लोबिन का कार्य कौन सा है? तो 46 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन ही हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य है। ऑप्शन सी हो जाएगा 46 का। अब देखिए 47 नंबर में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? बताइए संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है पेरिस में। ऑप्शन नंबर सी इसका 47 का आंसर हो जाएगा रोम में है। 47 का बी हो जाएगा रोम। कहाँ हो जाएगा? संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय रोम में। 47 का बी हो जाएगा। अब देखिए 48 में कहता है गोलकुंडा का किला किस राज्य में स्थित है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया। गोलकुंडा का किला जो है ये किस राज्य में है? तो ये तेलंगाना में है। गोलकुंडा का किला तेलंगाना में है। अब देखिए विशुद्धिमग्ग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? ये देखिए विशुद्धिमग्ग ग्रंथ किस संप्रदाय से संबंधित है? तो ये जो है हीनियन संप्रदाय से है। हीनियन ये बौद्ध से ही रिलेटेड है। हीनियन जैसे कि बौद्ध जो है हीनियन महायान में जो टूटा था 2 भागों में, उसी से हीनियन जो है विशुद्धिमग्ग ग्रंथ जो है हीनियन से ही संबंधित है। 50 और लास्ट आज का क्वेश्चन है जय संहिता के नाम से विख्यात क्या हुआ? तो ये महाभारत को ही जय संहिता कहा जाता है। महाभारत का दूसरा नाम है जय संहिता। इस तरह से हम सब लोग 50 क्वेश्चन देख लिए। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए इसमें और जो इंपॉर्टेंट है कुछ अस्मरणीय तथ्य उसको हम सब लोग देख लेते हैं। देखिए किसने अपनी राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था? तो ये मुर्शिद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। किसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था? तो मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था। नेक्स्ट है किसने बंगाल में इजारेदारी की प्रथा की शुरुआत की थी? तो मुर्शिद कुली खान ने इजारेदारी की प्रथा शुरुआत की थी। किसके शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ण कहा जाता है? अलीवर्दी खां के शासनकाल को बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। प्रसिद्ध गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में। गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में गिरिया का युद्ध हुआ था। ब्लैक हॉल ऑफ ट्रेजेडी की घटना कब हुई? तो ब्लैक हॉल ऑफ ट्रेजेडी की घटना 20 जून 1756 में हुई। ये बहुत बार पूछता है, आप सब लोग इसको याद रखिए। 20 जून 1756 में ब्लैक हॉल की घटना होती है। प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य कब हुआ था? तो 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 में किसके बीच होता है? रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य होता है। बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेजों एवं मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। प्लासी का युद्ध हुआ था रॉबर्ट क्लाइव एवं सिराजुद्दौला के मध्य। और बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज एवं मीर कासिम शुजाउद्दौला शाह आलम द्वितीय कब हुआ था? ये हुआ था 22 अक्टूबर 1764। ये बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था और प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। पहले प्लासी का युद्ध हुआ तब बक्सर का युद्ध हुआ।
नेक्स्ट है देखिए, सिख संप्रदाय की स्थापना का श्रेय किसको जाता है? गुरु नानक देव को जाता है। गुरु नानक ने किस मुगल शासक में समकालीन थे? बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे गुरु नानक। गुरु नानक जो है बाबर एवं हुमायूं के समकालीन थे। किसने निःशुल्क भोजनालय लंगर की शुरुआत की? गुरु नानक ने निःशुल्क भोजनालय एवं लंगर की शुरुआत की। और किसने गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ किया? तो गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ गुरु अंगद देव ने किया था। गुरुमुखी लिपि का शुभारंभ गुरु अंगद देव ने किया था। अब नेक्स्ट देखिए, अकबर ने किस सिख गुरु के पुत्र बीबी भानी को कई गांव दान में दिए? तो गुरु अमरदास के सिख गुरु अमरदास के पुत्र को अकबर ने कई गांव दान में दिए थे और उसका नाम था बीबी भानी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। किसने अमृतसर शहर की स्थापना की एवं वहां जलाशय का निर्माण करवाया? गुरु रामदास ने। किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? गुरु अर्जुन देव ने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। किसके का अकाल तख्त का निर्माण करवाया? किसने अकाल तख्त का निर्माण करवाया? तो गुरु हरगोविंद ने अकाल तख्त का निर्माण करवाया। अकाल तख्त का मतलब होता है ईश्वर का सिंहासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की? किसने सिखों के धार्मिक ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने किया? तो गुरु अर्जुन देव ने करवाया। अब कहता है किसने अकाल तख्त का निर्माण करवाया? तो हरगोविंद ने करवाया था। सिखों के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, पटना साहिब में 1666 में सिख का 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म। इसने खुद को सच्चा पातशाह कहा। गुरु गोविंद सिंह ने खुद को सच्चा पातशाह कहा। इसने सिख संप्रदाय के लोगों को अपने नाम के अंत में सिंह जोड़ने को कहा। सिंह जोड़ने को, सिख संप्रदाय को अपने नाम के अंतिम में सिंह जोड़ने के लिए किसने कहा? गुरु गोविंद सिंह ने कहा था। और गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में पटना साहिब में हुआ था और यह अपने को सच्चा पातशाह कहा। इन्होंने सिख के नागरिकों को केस, कंघा, कृपान, कच्छा और करा रखने की अनुमति दी। इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा लिखा। फारसी भाषा में जफरनामा किसने लिखा? गुरु गोविंद सिंह ने लिखा, जिसका जन्म पटना में हुआ था और 1666 ईस्वी में हुआ था। और इसने 5 चीज़ें रखने के लिए दिया: केस, कंघा, कृपान, कच्छा, करा। अब देखिए, और इन्होंने फारसी भाषा में जफरनामा को लिखा। अब देखिए, अमृतसर की संधि कब हुआ था? 25 अप्रैल 1809 में। लाहौर की संधि 9 मार्च 1846 में। और भैरोवाल की संधि हुआ था 22 दिसंबर 1846 में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो होता है उसमें गवर्नर कौन था? हार्डिंग था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के गवर्नर हार्डिंग था और द्वितीय आंग्ल सिख का जो गवर्नर था डलहौजी था। और प्रथम कब हुआ था? प्रथम हुआ था 1845-46 में और द्वितीय हुआ था 1849 में। तो इस तरह से हम सब लोग आज पूरा देख लिए। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध का जो गवर्नर था हार्डिंग था। कौन था? हार्डिंग था। और द्वितीय था डलहौजी था। तो इस तरह से हम सब लोग आज पूरा देख लिया। हम सब लोग आगे का इसी तरह से देखते रहेंगे। आगे जो होगा नेक्स्ट होगा सेट नंबर 28 होगा। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि सभी के पास ये वीडियो पहुंच सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।